हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास नंबर 2 और होप कि ये इस चैप्टर का आखिरी क्लास होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, इस चैप्टर का क्लास नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर 12 है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कहां तक हमारा हो गया था? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? वीडियो नंबर 1 में पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा था दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, सॉरी। अगला हमारा उसमें पढ़ा था हमने लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर क्या क्या प्रोवाइड है लेजिस्लेशंस के थ्रू। ठीक है, इसमें हमने मेनली 10 पढ़ा था, 10 लेजिस्लेशंस अदर एक्ट्स जिसके थ्रू कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें कि मेन हमारा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसको हमने फर्दर कंटिन्यू किया था, उसमें हमने बात किया था कंज्यूमर राइट्स और फिर फर्दर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बात किया था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ और बात भी किया था जिसमें कि वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने का क्या क्या और मीन्स है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा जो टॉपिक जहां से मुझे शुरू करना है वो है रिड्रेशल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा था, प्रोटेक्शन एक्ट, उसके 1986, उसके अंदर कुछ रिड्रेशल एजेंसीज का बात हुआ था, तो उसी के बारे में रिड्रेशल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या है उसमें उसका बात हो रहा है। ठीक है, फॉर द रिड्रेशल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप 3 टायर। कितने टायर्स है? 3 टायर इन्फोर्समेंट मशीनरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल और अगला नेशनल लेवल। ठीक है, नॉन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये तीनों थे। डिस्ट्रिक्ट वाले का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अगला हमारा स्टेट वाला स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और तीसरा हमारा द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, दे आर ब्रीफली रेफर्ड टू एज द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इनको क्या क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन रेस्पेक्टिवली। विच व्हाइल द नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। धीरे धीरे यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने क्या बोला था? राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दूसरा ये सारी एजेंसीज के बारे में जानकारी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से प्लीज पढ़िएगा। इसीलिए मैंने इस सेक्शन को अलग से रखा है, अलग वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन जो है कौन सेटअप करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करता है। स्टेट कमीशन कौन सेटअप करता है? स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन सेटअप करता है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में फोरम्स बनाती है, यानी उसके अंतर्गत आता है, यानी सेटअप किया जाता है। ठीक है, द फिगर ऑन रिड्रेशल एजेंसीज shows the hierarchical structure of this three tier मशीनरी। सबसे छोटा कौन सा है यानी पावर के हिसाब से? यानी पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम है, फिर इसमें नहीं हुआ तो फिर स्टेट कमीशन है, फिर नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन से भी सबसे ऊपर इंडिया में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी जो केस यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। Before studying the setup and functioning of these redressal agencies, let us see the Consumer Protection Act defines a consumer। ठीक है, इसमें रिड्रेशल फॉर्म सब कुछ देखने से पहले हम पहले इस एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है वो देखते हैं। वो कंज्यूमर को क्या डिफाइन करता है? कंज्यूमर हु कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर दी, और जो कि एक्चुअली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है अगर उसके अंडर आपको केस फाइल करना है तो उसके लिए कंज्यूमर होना जरूरी है। तो हम समझते हैं कि इस एक्ट में यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर को क्या डिफाइन किया गया?
अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन। तो हम बात करते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। पहला, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। वो आदमी जो सामान बाई करेगा वो भी कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्शियली पेड एंड पार्शियली प्रोमिस। अगर पेमेंट हो गया है या प्रोमिस हुआ है कि बाद में पे करेंगे, या पार्शियली पे हो चुका है और पार्शियली प्रॉमिस हो चुका है, और अंडरटेकन एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या कोई एक डेफर्ड पेमेंट यानी अभी खरीद के और ईएमआई के थ्रू पेमेंट करना, ये सब डेफर्ड पेमेंट के थ्रू हो गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन such use is made with the approval of the buyer but doesn't include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया डेफर्ड पेमेंट तक, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, यानी वो गुड्स का कोई भी यूजर हो, ठीक है। व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, वो यूज जो भी करे बस बायर का परमिशन ले ले तो वो कंज्यूमर होगा। बट डजंट इंक्लूड, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें इंक्लूड कौन नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड, उसमें उस केस में इंक्लूड कौन नहीं होगा, इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस, ठीक है। यानी अगर वो गुड्स रीसेल के थ्रू ऑब्टेन कर रहा है या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो फिर वो मेरा कंज्यूमर नहीं होगा। दूसरा हमारा है एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्शियली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी जहां पे पॉइंट नंबर ए में बात हुआ था गुड्स का, पॉइंट बी में बात हो रहा है सर्विसेज का, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस व्हेन सच सर्विस आर अवेल्ड of with the approval of the person concerned, अगर person concerned के permission से यूज किया जा रहा है तब वो, but doesn't include a person who avails such permission for any commercial purpose। लेकिन अगर commercial purpose के लिए यूज हो रहा है तो वो फिर consumer नहीं है। यानी commercial purpose यानी मैंने सामान खरीदा और मैं उस सामान का बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, फिर मैं उसका कंज्यूमर नहीं हूँ। Who can file a complaint? अब कंप्लेंट फाइल करने के लिए कौन कौन कर सकता है। एक तो ऊपर पता है कि कंज्यूमर करेगा, और जो हमने देख लिया कि कंज्यूमर कौन कौन होता है, या तो जिसने उस सामान को बाय किया या जिन्होंने बाय किया और उस बायर के परमिशन से जिन्होंने यूज किया, फिर ठीक है वो कंज्यूमर होता है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल कौन कौन लोग कर सकते हैं। अ कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कैन बी मेड बाय एनी कंज्यूमर कैन फाइल। पहला, any consumer can file complaint on his or her own or doesn't need the service of an advocate or professional। यानी कंप्लेंट फाइल कंज्यूमर करेगा और जरूरी नहीं है कि किसी एडवोकेट और प्रोफेशनल का सर्विस लिया जाए कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के लिए। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, दूसरा कौन होता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी फाइल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकता है, ठीक है। अगला, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट। यानी एक या दो कंज्यूमर, जैसे सपोज करिए एक पूरा बिल्डिंग का टावर था, ठीक है, उसमें सभी जो कंज्यूमर हैं उसके जिन्होंने फ्लैट बाय किया था, ठीक है, सबका प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि एक दो कंज्यूमर जाएंगे केस फाइल करने, और लेकिन वो सभी को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर। लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर मर गया तो उसका लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव भी केस फाइल कर सकता है। अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना, अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना। लेट अस नाउ सी हाउ द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस आर एड्रेस्ड redressed by the 3-tier machinery under the consumer act। हमने पढ़ा था पहला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये। देयर आर 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन इंडिया। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कमीशंस कितना है डिस्ट्रिक्ट फोरम के, 644 है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। यहां से याद करना शुरू करिए आप, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने लोग होते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, वन ऑफ whom should be an woman, जिसमें से कि एक औरत होंगी, ठीक है।
एक प्रेसिडेंट होगा, 2 अदर मेंबर और सभी में से एक विमेन होंगी. दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. अभी हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट. तो ये लोग भी अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. अ कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट कैन a complaint can be made to the appropriate district forum when the value of goods or services in question along with the compensation claim doesn't exceed 20 लाख. यानी अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करें तो ये जरूरी है कि आपका कंप्लेन या जो आप उसका मुआवजा मांग रहे हैं वो 20 लाख से कम. अगर 20 लाख से ज्यादा है तो हम दूसरे फोरम पे जाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर चला जाएगा वो बात. ठीक है. On receiving the complaint, the district forum shall refer the complaint to the party against whom the complaint is made. ठीक है. यानी कि अगर इस फोरम को यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम को केस आ गया, जैसे मैं लिखता भी हूं, ठीक, देखते हैं क्या क्या है. पहला बात क्या पढ़ रहे हैं हम, किसके बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख के भी बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में. डिस्ट्रिक्ट फोरम टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम इन इंडिया है, पहला तो 644 है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम इन इंडिया. ठीक है. दूसरा अपॉइंटेड बाय, अच्छा वो तो बाद में बात करेंगे अपॉइंट कौन करता है. ठीक है. इसमें मेंबर कितने होते हैं, 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स, और इन दोनों में वन ऑफ देम विमेन होना कंपल्सरी है. ठीक है. अब इनका अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके स्टेट के गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे इन मेंबर्स को. अब होगा क्या कि सबसे पहले जो कंप्लेंट रिसीव हो जाएगा, कंप्लेंट रिसीव होगा किसके पास, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीमेट करेंगे जिसके अगेंस्ट में वो केस फाइल हुआ है. ध्यान से देखिएगा प्लीज. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed. यानी जिसके अगेंस्ट, जिस पार्टी के अगेंस्ट should refer the party complaint received by district forum. डिस्ट्रिक्ट फोरम को कंप्लेंट मिल गया, उसके बाद वो फोरम क्या करेगा, रेफर द पार्टी अगेंस्ट whom complaint is filed. यानी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुआ है उसको बताएगा वो फॉरम कि आपके अगेंस्ट इस केस फाइल हुआ है. ठीक है. आगे, इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और सैंपल देयर ऑफ शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी. और अगर इसको कंफर्म करने के लिए गुड्स और सर्विसेज जो भी है, गुड्स सैंपल इफ नेसेसरी will be sent for testing. यानी इस केस में क्या होगा कि अगर वो गुड्स, जो हमारा गुड्स है, अगर उसमें जरूरत है कि उस गुड्स और सैंपल को टेस्ट कराने के लिए भेजा जाए तो वो जो फॉरम है वो भेजेगा. ठीक है. ताकि कि फर्दर कंक्लूजन ड्रॉ हो सके. देयरफॉर शैल बी सेंट टू द लैबोरेटरी. ठीक है. द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लैबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगा कि उस कंप्लेंट, उस टेस्टिंग, जो टेस्टिंग भेजा था लैबोरेटरी के, उसके रिपोर्ट के आधार पर और जो पार्टी अगेंस्ट हुम द केस इज फाइल्ड उसके हियरिंग के बाद वो जजमेंट पास करेगा. ठीक है. पास एन ऑर्डर पास करेगा. ठीक है. तो इसमें आगे बात करते हैं. फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग रिपोर्ट एंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, ध्यान दीजिए, रिपोर्ट एंड हियरिंग द कंसिडरेशंस ऑफ द party against whom the case is filed, party against whom case is filed.
will pass an order. District forum will pass an order. और उसी बेसिस पे और जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उसके हियरिंग के बेसिस पे वो क्या उनका मत है उस बेसिस पे ऑर्डर पास करेगा. ठीक है, कौन? डिस्ट्रिक्ट फोरम. इन केस द एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, और अगर द एग्रीड पार्टी यानी विद द ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि सपोज करिए ये जजमेंट जो है उसके अगेंस्ट चला गया. किसके अगेंस्ट? किसी के भी अगेंस्ट चला गया. देखिए यहाँ पे दो पार्टीज हैं. पहला है कंज्यूमर और दूसरा है मान लीजिए मेरी कंपनी. ठीक है, वैसे तो एग्रीड पार्टी कौन है? नॉर्मली यही है. ठीक है, लेकिन जो जजमेंट आया उससे चाहे ये कंपनी चाहे कंज्यूमर कोई भी अगर एग्री सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फर्दर आगे केस कहाँ लेके जाएगा? विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज. तो वो फाइल कर सकता है. इफ नॉट सेटिस्फाइड with the order of district forum, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, then in such case can file a case within 30 days. याद रखिएगा कितने दिनों के अंदर है ना? 30 days टू स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन के पास वो फाइल कर सकते हैं. सपोज करिए कि कंज्यूमर ने बोला था मुझे बहुत हरासमेंट हुआ और मुझे 10 लाख का मुआवजा चाहिए. अब जजमेंट में आया कि नहीं, मुआवजा आपको 1 लाख का ही बनता है. ठीक है, आप कुछ ज्यादा ऊपर चढ़ा बढ़ा के बात बोल रहे, 10 लाख नहीं है 1 लाख ही है. ठीक है, अगर ये कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर स्टेट कमीशन के पास विद इन 30 डेज केस फाइल कर सकता है. ठीक है, तो अगला स्टेज पे अब हम आगे, अगले स्टेज में कौन आ गया? अगले स्टेज पे स्टेट कमीशन. ये भी कौन फॉर्मुलेट करता है? ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाता है स्टेट कमीशन को भी. ठीक है, तो टोटल देयर आर 365 स्टेट कमीशंस ऑफ इंडिया. इंडिया में टोटल कितने स्टेट कमीशंस हैं? 365. ठीक है, each state commission consists of a president and not less than 2 other member, one of whom should be a woman. वही सेम है, एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर है और एक उनमें से औरत है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कमीशन कितना है? 365. 365 स्टेट कमीशन है इंडिया में. ठीक है, यानी स्टेट में भी अलग अलग लेवल पे, यानी बोल सकते हैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट कमीशन हो जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कमीशन कितने हैं? 365 है. ठीक है, उसके बाद इसमें भी वन प्रेसिडेंट है. तो 1 प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 मिनिमम 2 अदर मेंबर. यहाँ पे मिनिमम है. हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक बात पढ़ा था क्या? तो जो स्टेट कमीशन वाला केस है उसमें मिनिमम का बात करता है. ठीक है, यहाँ पे 2 और अदर मेंबर, मतलब अदर मेंबर जो मिनिमम 2 होने चाहिए. ठीक है, लेकिन जो हमारा दूसरा था डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसमें मतलब 2 ही होगा, यानी उससे कम भी नहीं होगा और उससे ज्यादा भी नहीं होगा. उसमें सिंपल 2 ही मेंबर होंगे. ठीक है, ये डिफरेंस है नंबर ऑफ मेंबर. लेकिन यहाँ पे जो स्टेट कमीशन है उसमें क्या बोल रहा है? नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, यानी 2 मेंबर, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है. ठीक, दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, यानी अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. जहां भी जिस स्टेट में वो कमीशन है वहां की गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट, आगे देखते हैं. कंप्लेंट कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट स्टेट कमिश्नर व्हेन द वैल्यू ऑफ द goods or services in question along with the compensation claim exceeds 20 lakh but doesn't exceed 1 crore. यानी कि अगर आपको केस फाइल करना है स्टेट कमीशन में तो जरूरी है कि आपका जो केस हो, यानी व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, यानी जो गुड्स आपने जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने परचेस किया था और जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने केस फाइल किया उसका वैल्यू अलॉन्ग विद द कंपनसेशन जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है.
ठीक है, ये भी बात लिख लेते हैं। ठीक है, कब आप वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कॉम्पेंसेशन 20 लाख टू 1 करोड़, वही बात हुआ था उसमें। अच्छा, इसमें नहीं लिखा मैंने, केस कौन सा फाइल होगा इसमें, अप टू 20 लाख तक। अगर केस वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और प्लस कंपेंसेशन वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस प्लस कंपेंसेशन अगर आपका 20 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स 20 लाख क्रॉस कर गया और अप टू 1 करोड़ है तो आप सीधे स्टेट कमीशन में जाएंगे। या तो ये एक मेथड है, या तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में गए थे, वहां पे जो ऑर्डर पास हुआ उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी आप विद इन 30 डे स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। The appeals against the order of district firm can also be filed before the state commission. वही सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी कि on receiving the complaint, the state commissioners have referred the complaint to the party against whom the complaint is filed. जैसे कि इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी वही होता था कि जैसे ही स्टेट कमीशन को कंप्लेंट मिलेगा, वो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट होगा उसको रेफर कर देगा। ठीक है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन होगा उसको रेफर कर देगा। इफ रिक्वायर्ड गुड्स और सैंपल को कहां भेज दिया जाएगा, टेस्टिंग लेबोरेटरी में। ठीक है, द स्टेट कमीशन शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग, और उस टेस्ट रिपोर्ट और हियरिंग ऑफ द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड, वो अपना जजमेंट सुना देगा, वो अपना ऑर्डर पास कर देगा। इन केस एग्रीव्ड पार्टी is not satisfied with the order of state commission, अब एग्रीड पार्टी स्टेट कमीशन के भी ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो कहां कंप्लेंट फाइल कर सकता है, फिर से नेशनल कमीशन के कॉरेस्पॉन्ड के सामने विद इन कितने 30 डेज के अंदर। सेम, और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला सेम ही है। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या हुआ करता था हमारा, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज स्टेट कमीशन के अंदर आप केस फाइल कर सकते थे। अब वैसे ही अगर स्टेट कमीशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है उसके ऑर्डर से तो विद इन 30 डे आपको नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला हमारा जो कमीशन वो कौन सा है, नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन हैज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर द होल कंट्री। ये नेशनल बेसिस पे है तो ये इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे कंट्री में है। ठीक है, The National Commission consists of president and at least 4 other member. इसमें कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट और प्लस अदर 4 मेंबर मिनिमम। ठीक है, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, स्टेट कमीशन हो और नेशनल कमीशन। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट करता है। ठीक है, नेशनल बेसिस पे है तो वो पूरे जियोग्राफिकल पूरे नेशनल टेरिटरी को कवर करेगा। ठीक है, अच्छा आगे इसमें कौन कौन होगा, एक प्रेसिडेंट होगा प्लस मिनिमम 4 मेंबर्स। सबसे पहले वाले यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या था, सीधे एक प्रेसिडेंट था और 2 मेंबर थे जिसमें एक वीमेन थी। दूसरे में क्या हुआ, एक प्रेसिडेंट और मिनिमम 2 मेंबर, यानी 2 से ज्यादा भी ऑप्शन है और उसमें से एक वीमेन होंगी। और इसमें क्या है, एक प्रेसिडेंट और मिनिमम 4 मेंबर है, यानी कि उससे ज्यादा भी हो सकते थे। और आउट ऑफ दिस वन विल बी मिनिमम वन शुड बी वीमेन। ठीक है, शुड बी वीमेन। ठीक है, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं तो सभी एंगल से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। वन ऑफ हुम शुड बी वीमेन, दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट हमने देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। अ कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन द क्वेश्चन अलोंग विद द कंपनसेशन इंक्रीज 1 करोड़। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 20 लाख, उसके बाद स्टेट कमीशन 20 लाख से 1 करोड़, और इस केस में ओवर 1 करोड़। अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस, वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस प्लस आपका कंपेंसेशन अगर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ तो आपको सीधे केस कहां फाइल करना पड़ेगा, नेशनल
कमीशन के अंदर, ठीक है। द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड, और हमने देखा था कि स्टेट कमीशन के अगर ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है फिर भी आपको नेशनल कमीशन पे जाने का अधिकार है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, यहाँ भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा, पहले वो रेफर करेगा किसको, जिस पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल है, ठीक है। और अगर जरूरत है तो गुड्स और सैंपल को वो टेस्टिंग के लिए भेजेगा। सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने स्टेट कमीशन के केस में भी नहीं लिखा था, वो मैंने सीधे लिखा है कहाँ पे, वो मैंने सीधे वहां पे लिख दिया था, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ये सब ठीक है। कंप्लेंट पहले रिसीव हुआ डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वैसे ही इस वर्ड को काट के कर देंगे स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में, ठीक है। रेफर करेगा पार्टी अगेंस्ट होम कंप्लेंट इज फाइल, गुड्स और सैंपल को अगर जरूरत पड़ेगा तो वो टेस्टिंग के लिए भेज सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग रिपोर्ट, और उसके हियरिंग यानी जिसके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट था उसके कंसिडरेशन के बाद उसको वो अपना ऑर्डर फाइल कर दे, वो अपना ऑर्डर बना देगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब क्या होगा, ठीक है। अगर इसके ऑर्डर से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर आगे वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स बॉडी है जुरिस्डिक्शन का। एन ऑर्डर पास बाय नेशनल कमिश्नर इन अ मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल, यानी उसके अगेंस्ट कहाँ अपील किया जा सकता है, बिफोर सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हैं। दिस means that only those appeals where the value of goods and services in question along with compensation claim exceed 1 crore and where the aggrieved party was not satisfied with the order of the national commission can be taken to the supreme court, ठीक है। moreover in case decided by district forum, the appeal can be filed before a state commission and thereafter the order of the state commission can be challenged before the नेशनल कमीशन एंड सो ऑन एंड नो फर्दर। अच्छा, अगर सबसे पहले आपने केस कहाँ फाइल किया, डिस्ट्रिक्ट वाले केस में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वहां से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप कहाँ गए थे, स्टेट कमीशन के पास, ठीक है। अगर स्टेट कमीशन के पास भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप कहाँ चले जाओ, नेशनल कमीशन पे। लेकिन अब ऐसे केसेस जो इस रूट के थ्रू आए हैं, ठीक है, वो केस मेरा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट में वही केस जाएगा जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन के पास आया था, और आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं, यानी फॉर अ केस टू बी रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन केस, for a case to be referred that the value of the product plus compensation must exceed 1 crore, क्योंकि जो इधर से आएगा 20 लाख के अंदर होगा और यहाँ वाला 20 से 1 करोड़ के अंदर, तो ये वाला केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट में केवल वही केस जाएगा जो 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी जो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में आया था। अच्छा, इस रिलीफ क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं वो आप देखते हैं। तो रिलीफ्स अवेलेबल if the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following direction to the opposite party, यानी opposite party के अगेंस्ट ये सब एक्शन लिया जा सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कोर्ट तो, ठीक है। क्या क्या है उसमें, टू रिमूव, या तो आप उस डिफेक्ट को रिमूव कर दो, बात खत्म हो गया, ठीक है, या तो आप उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, बात खत्म हो गया। अगला, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड चार्जेस पेड फॉर द सर्विसेज, या तो आप अपना जो पैसा आपने लिया है वो वापस कर दो। देखो, पहला डिफेक्ट उसमें से हटा दो, या तो नया प्रोडक्ट दे दो, डिफेक्टिव प्रोडक्ट ले लो। तीसरा क्या है, जो पैसा आपने लिया है वो वापस कर दो, ठीक है। टू पे एज रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर ने कोई लॉस आपके प्रोडक्ट की वजह से बियर किया हुआ है तो आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि व्हाट रिलीफ्स आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट कंज्यूमर कोर्ट्स, ठीक है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, चाहे वो मेरा स्टेट कमीशन हो, और चाहे मेरा नेशनल कमीशन हो, तो ये सारा है। क्या तो पहले आप डिफेक्ट हटा दो, या तो आप प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो, या तो पैसा रिफंड कर दो, या अगर मुझे कुछ उस प्रोडक्ट को यूज करने से लॉस हुआ है तो आप उसको कंपेंसेट करो। टू पे प्यूनिटिव डैमेज इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, प्यूनिटिव डैमेज अगर हुआ तो उसको भी आप दूर करो। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्शन,
अगर कोई आप अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको फर्दर फ्यूचर में रिपीट नहीं करना, ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है। नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स फॉर सेल, और जो गुड्स आपका अगर हैजार्डस है तो वो आप सेल आगे से नहीं करोगे। टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल, वही बात। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजार्डस सर्विसेज, यानी ऑलरेडी अगर आपके पास वैसा गुड्स है जो कि कुछ लोगों को हम पहुंचा चुका है, वो आपसे सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज टू बी क्रेडिटेड to the consumer welfare fund or any other organization person to be utilized in prescribed manner। यानी कि कहने का मतलब कि 5% जो वैल्यू ऑफ द जिस वैल्यू मिनिमम नॉट लेस देन 5%, यानी 5%, यानी कि 5% और मोर, जो आपका डिफेक्टिव जिस प्रोडक्ट है उसका वैल्यू का 5% आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, या किसी वैसे ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा जो उस वेलफेयर काम के लिए यूटिलाइज करेगी। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया तो एक तो पहले उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का हटाओ, और दूसरा उसके अगेंस्ट में जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उसके अगेंस्ट में एक करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करो, और उसमें क्लियरली बोलना कि आपने जो पिछला एडवर्टाइजमेंट किया था उसमें मिसलीडिंग था। टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एप्रोप्रिएट पार्टी, और जो वो एप्रोप्रिएट पार्टी है जिसको हार्म पहुंचा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से, उसको एडिक्वेट कॉस्ट से रीइंबर्स करो। ब्रिंग आउट सम डिसाइडेड केसेस वेयर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड डेफिशिएंट सर्विसेज। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है, कि उसमें क्या क्या डिसीजन हुआ था। फॉर एग्जांपल सम डिसाइडेड केसेस देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, Under the Consumer Protection Act, a consumer can file a complaint against the manufacturer or seller for any defective goods supplied to him by any deficient service rendered to him or any deficient services rendered to him, ठीक है। एक केस है जो इंजोस फिलिप मैमपिलील versus Messrs Premium Automobiles Limited and ANR, a diesel car purchased by a appellant consumer। एक ये जो जोस फिलिप मैम पिलील थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक डीजल कार परचेस किया जो कि क्या मिला, डिफेक्टिव था। डिफेक्ट इन द कार वेयर नॉट रिमूव्ड बाय द डिफेंडेंट, यानी जो ये कंपनी है Messrs Premium Automobiles Limited, उसने उस डिफेक्ट को पूरा नहीं किया। द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द कार, और उस जो जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन किया, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन किया, यानी उनकी कार का प्राइस और प्लस उनका कंपेंसेशन जो उन्होंने मांगा था वो 20 लाख से कम होगा, ये आप यहाँ से बोल सकते हैं। तो उन्होंने केस फाइल किया, तो वो जो कमिश्नर थे यानी प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट फोरम के, उन्होंने ये पाया कि अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर इन द कार, कंसीक्वेंटली द डिस्ट्रिक्ट फोरम डायरेक्टेड टू रिपेयर ऑफ कार फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन। उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उस कंपनी को बोला कि आप उस कार को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करो और उसके इंजन को रिप्लेस करो। द ऑर्डर वाज अपहेल्ड बाय द स्टेट कमीशन एक्सेप्ट फॉर डायरेक्शन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन। और वो फिर जब कंपनी को उसका ऑर्डर अच्छा नहीं लगा तो वो कहाँ चले गए, फिर स्टेट कमीशन में चलेगा, लेकिन स्टेट कमीशन ने क्या बोला, ठीक है आप रिपेयर करो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लेकिन रिप्लेस मत करना, उसको हटा दिया उन्होंने, ठीक है। अगला केस ये डील कर रहे हैं इन द केस ऑफ शशिकांत कृष्णई डोले वर्सेस शिक्षान प्रसारक मंडली, ठीक है, इनका केस था, ठीक है, ये एग्रीव्ड थे, ठीक। द नेशनल कमीशन हेल्ड दैट फेलियर टू अमाउंट बेसिक सेफगार्ड इन स्विमिंग पूल अमाउंट्स टू डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, यानी ये जो शिक्षान प्रसारक मंडली था, उनका एक स्विमिंग पूल का बिजनेस या जो सर्विस जो भी सिखाते होंगे, ठीक है, स्विमिंग पूल, तो उसमें कुछ बेसिक सेफगार्ड्स जो होने चाहिए वो नहीं थे। फॉर एग्जांपल वो जो एयर वाला ये होता है, वो जिसके थ्रू आपको डूबने से बचाया जाता है, वो सब नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने केस किया कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एटीएम का एग्जांपल एसबीआई वाला, कि एटीएम में गए थे और 2-4 बार पैसा नहीं निकला, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आया डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विस था। तो वैसे ही इन्होंने शशिकांत कृष्णई
डोले ने केस किया कि ये भी जो है डिफिशियंसी इन सर्विस कैटेगरी में आएगा। अ स्कूल ऑन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, स्कूल का ही था, ठीक है, एंड ऑफर्ड स्विमिंग फैसिलिटी टू द पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, और पब्लिक को फी पेमेंट करने के बाद वो क्या देते थे, स्विमिंग फैसिलिटी देते थे। द स्कूल कंडक्टेड विंटर एंड समर ट्रेनिंग कैंप्स टू ट्रेन बॉयज इन swimming, and for this purpose engaged a coaches. The plaintiff enrolled their only son for learning swimming under the guidance of coach. और जो प्लेंटिफ है यानी कि शशिकांत कृष्ण डोले, उन्होंने अपने बच्चे को भी इनरोल कराया, ठीक है, स्विमिंग सीखने के लिए। इट वॉज एलेज्ड दैट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द कोच द बॉय ड्राउन्ड एंड डाइड, और उनका एकमात्र जो बच्चा था वो डूब के मर गया, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि डेफिशिएंसी इन सर्विस है क्योंकि स्विमिंग पूल में जो बेसिक एम्यूनिटीज होने चाहिए ताकि कि बेसिक सेफगार्ड्स एम्यूनिटीज वो नहीं थे, ठीक है। द स्कूल डिनाइड एनी रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस पार्ट, और स्कूल ने बोला कि ये मेरा रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। द कोच क्लेम्ड दैट ही हैड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन कोचिंग यंग बॉयज इन स्विमिंग। When the deceased was found to have been drowned, the coach immediately took him out of the water and removed the water from his stomach and gave him artificial respiration and thereafter took him to a doctor. जो कोच थे वो उन्होंने बोला कि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड। जैसे ही बच्चा डूबने लगा तो डूब गया तो उसको बाहर निकाल के पहले उसके स्टमक से पानी निकाला गया और उसको रेस्पिरेशन दिया गया, मुंह से जो वो करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो देने का कोशिश किया गया ताकि उसको कुछ किसी भी हद तक बचाया जा सके, ठीक है, थोड़ा भी अगर चांस हो तो, ठीक है। तो आगे क्या हुआ उसके बाद, द डॉक्टर एडवाइज दैट द बॉय बी टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल वेयर द बॉय डाइड, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आप उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाओ जहां जाके बच्चा मर गया। द स्टेट कमीशन हेल्ड द स्कूल एंड द कोच डेफिशिएंट इन रेंडरिंग अ सर्विस टू द डिसीज्ड। ऑन अपील द ऑर्डर वाज अपहेल्ड बाय द नेशनल कमीशन, और इसमें जो केस फाइल हुआ स्टेट कमीशन में डायरेक्टली फाइल हुआ, यानी कि यहाँ पे 20 लाख प्लस मतलब वैल्यू ऑफ द सर्विस, तो बेस्ट सर्विस का तो कोई वैल्यू, बच्चे का कोई वैल्यू तो है नहीं, यानी कंसिडरेशन जो था वो 20 लाख टू 1 करोड़ क्लेम किया गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट कमीशन ने बोला हाँ ये नेग्लिजेंस है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, ठीक है, और इसी जजमेंट को अपहोल्ड किया गया नेशनल कमीशन में, यानी नेशनल कमिश्नर भी इसी केस को माना कि हाँ वो भी नेशनल कमीशन में भी इसको माना गया कि हाँ ये स्कूल के बिहाफ पे क्या है, ये नेग्लिजेंस है, ठीक है, और जो भी हर्जाना होगा वो स्कूल ने पे किया होगा अल्टीमेटली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। जब अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस काम के लिए आगे आए हुए हैं, उनका मेन काम है कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखने के लिए, और उनका अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्दर केस करने में हेल्प करने के लिए सामने आया है। तो आखिरकार इनका रोल क्या है? इन इंडिया सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज हैव बीन सेट अप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द, क्यों सेटअप किए गए? सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपको पता ही है एनजीओज का मेन काम क्या है, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर ओन एंड आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और उन पे कोई गवर्नमेंट का दबाव नहीं होता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, consumer organization and NGOs perform several functions for the protection and promotion of the interest of the consumer. This include, और इसमें क्या क्या होता है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला वो था इस चैप्टर में 3 पॉइंट, पहला हमने राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा ये तीनों फॉरम का क्या क्या फीचर है, क्या क्या कंटेंट है ये सब, और चौथा है हमारा एनजीओज का क्या क्या काम है, एनजीओ फंक्शन क्या क्या फंक्शन करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। पहला हमारा क्या है, एजुकेट करते हैं, एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सेमिनार एंड वर्कशॉप। यानी कि ये लोगों को जागरूक करता है और उनको जानकारी देता है रिगार्डिंग कंज्यूमर का राइट क्या है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप के जरिए, ठीक है। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशन टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर प्रॉब्लम, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीफ अवेलेबल एंड अदर मैटर इंटरेस्ट। और दूसरा एक तो एजुकेशन देते हैं और वो पब्लिश करते हैं बहुत सारे पीरियोडिकल्स और पब्लिकेशंस जिनके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाता है कि कंज्यूमर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, उसके पास लीगल रेमेडी क्या है, रिलीफ क्या क्या मिलता है, ठीक है।
अगला है कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन एग्रीगेट लेबोरेटरी एंड टू टेस्ट relative qualities of competing brands and publishing the test result for the benefit of the consumer। ये खुद से ही जिस प्रोडक्ट का में इनको थोड़ा भी डाउट आता है उसका लैब पे टेस्ट कराते हैं और अकॉर्डिंगली पब्लिश करते हैं उसका टेस्ट रिपोर्ट अपने इन्हीं पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स और पब्लिकेशंस में, ठीक है, ताकि कि कंज्यूमर को बेनिफिट अल्टीमेटली मिल सके। अगला है हमारा इंकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट अनस्क्रैपलेस। ये वही पॉइंट है जो स्टार्टिंग में मैंने पूरा कराया था और बोला था कि ये हर पॉइंट में यूज करने का दमखम रखता है, ठीक है। तो इनकरेज करना, किसको इनकरेज करना? कस्टमर्स को, ताकि कि वो क्या कर सके, कस्टमर्स को इनकरेज करना कि वो स्ट्रांगली प्रोस्टेट टेस्ट करे अगर उनके साथ कोई धोखा हुआ तो, और उसके अगेंस्ट एक्शन ले। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू द कंज्यूमर बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग, और कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड करना? लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि कि वो कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन ले सके। अगला है हमारा कि हाँ, एड एंड लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करना। फाइलिंग कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। अभी हमने देखा था कि जो हमारे एनजीओज होते हैं वो भी कंज्यूमर का वो भी कोर्ट केस फाइल करने में कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, हु कैन फाइल कंप्लेंट, ये वाला पॉइंट इसमें आया था हमारा, ये वाला एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, ये लोग भी फाइल कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बात करें कि कंज्यूमर जो एनजीओज होते हैं फाइलिंग कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर के बिहाफ पे कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल, और जनरल पब्लिक एज अ होल के बिहाफ पे भी वो कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। Some of the important consumer organization and NGOs engaged in the protecting and promoting consumer interest includes the following। कुछ important जो इंडिया में जो रन कर रहे हैं एनजीओज वो कौन कौन से हैं? कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन जिसको वॉइस बोलते हैं दिल्ली, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल CPC अहमदाबाद, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया CGSI मुंबई, ग्राहक पंचायत मुंबई, कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी बैंगलोर, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी CUTS जयपुर, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है उतना रेलेवेंट नहीं है, कोशिश करिएगा कि एक दो याद हो जाए ताकि कि आपको एक अपने कंपटीटर से, यानी जो आप जो पेपर में लिखोगे आप, तो आपको अपने जो दूसरे बच्चे हैं उनसे आपको एक बेनिफिट मिले। तो जब भी एनजीओ का क्वेश्चन है तो उसमें आप लास्ट में लिख दो some of NGOs that are operating in India for protecting and promoting the consumer interest are this one, ठीक है। तो इसमें एक दो याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। एनजीओ का क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर लिख दीजिएगा। अच्छा, एक बार अब हम सिलेबस चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हर बार मैं आपको सिलेबस जरूर चेक कराऊंगा, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट के कराने के बाद। और ये जो सिलेबस है ये मेनली किस ईयर का हम बात कर रहे हैं? ये ईयर है यानी 2020-21, यानी आपका जब अगर एग्जाम आपका मार्च 2021 के आसपास होने वाला, जब उसके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। सीबीएसई ने रिलीज किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर का, यानी कि कौन सा चैप्टर है ये हमारा? ये चैप्टर नंबर लास्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। इसका क्या क्या सिलेबस है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कि अगर कुछ ऐसा सिलेबस जो हमने एक्सेस पढ़ लिया उसको हम हटा सके। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया हमारा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से पढ़ लिया हमने। डिस्कस द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट। अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। अंडरस्टैंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, ये भी हमने पढ़ा। डिस्कस द लीगल रिड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इतना एग्जामिन द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इतना हमारे सिलेबस में है। तो कट क्या गया वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो 2020-21 वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में कट ऑफ हुआ है 30% के आसपास। तो क्या क्या अब नहीं है सिलेबस में, एक बार मैं उसको कटवा देता हूँ। ऑल्दो मैंने पढ़ा दिया क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन ऑन दी सेम साइड नंबर भी आपको एग्जाम में लेना है, तो वो सब मैं हटा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में
के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर शुरू हुआ, तो पेज नंबर आप जाएंगे 23-26 में, और ये जो मैंने लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर पढ़ाया था वो सब नहीं है, ठीक है। इसमें केवल ये वाला है, अगर आप यहाँ से भी कवर करना चाहें तो कर लीजिएगा, ऑल्दो दूसरे टॉपिक में भी ये ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। कौन सा, कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये है, उसके अलावा क्या नहीं है, 326 इतना, उसके बाद ये सारा जो 10 हमने पढ़ा था वो सारा नहीं है सिलेबस में, ठीक है। ये भी पूरा नहीं है, ठीक, ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से सिलेबस में है, यही मैंने बोला था कि या तो यहीं से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करिए, नहीं तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है। उसके बाद अब क्या नहीं है सिलेबस में, कंज्यूमर राइट है, ये सारा है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये सारा है, रिड्रेसल्स है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ये सब है, रिलीफ्स है, ठीक है। उसके बाद नहीं है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन सिंस कि इस सिलेबस में इन्होंने काट दिया तो ये इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को बाद के ईयर्स में अगर आप देख रहे हैं, यानी कि अगर आप इस वीडियो को 2021 22 या 2022 23 और उसके फर्दर आप देख रहे हैं, तो ये सारा आपके लिए रेलिवेंट होगा, क्योंकि इस बार जो सिलेबस आपका डिक्रीज हुआ महज इस रीजन की वजह से हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को स्कूल जाना नहीं जा पा रहे हैं, और उनका पढ़ाई टोटली डिस्टर्ब है, इसीलिए सरकार ने इसी रीजन देखते हुए उनके सिलेबस को कम कर दिया था। अच्छा, की टर्म्स क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमने कर लिया, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस कर लिया, कंज्यूमर राइट, ग्रेड्स हो गया, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टैंडर्ड्स, ये सारा हमने कर लिया। बाकी आप इस चैप्टर का जो भी ये सारा क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो डाउट है और नहीं हो पाए आपको, वो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा, अगर हो गया और आपको सारा समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझे सपोर्ट प्लीज करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दिया और आपको वीडियो को डिसलाइक करना चाहिए तो प्लीज डिसलाइक भी कर लीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए। और लेकिन बस मेरे बेनिफिट के लिए आप इतना कर दीजिएगा कि डिसलाइक करके उसका रीजन बता दीजिएगा, ताकि मैं फर्दर अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय।